गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी शैल स्टडी सोशल स्टडी फॉर क्लास 6। तो जो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के लिए सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूगोल। और भूगोल का हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पहले हम जानेंगे ग्लोब क्या है। तो ग्लोब कहते हैं पृथ्वी के जो वास्तविक प्रतिरूप है, यानी हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो हमने उसका एक काल्पनिक प्रतिरूप बना लिया है जिसे हम ग्लोब बोलते हैं। उस पर हम जो स्थान है उनका निर्धारण सही प्रकार से कर पाते हैं पृथ्वी के अनुसार। जैसे पृथ्वी पर जो महासागर हैं, महाद्वीप हैं या बहुत सारे देश हैं, तो जो उनका निर्धारण है कि ये देश कहाँ पर है या उन तक हम कैसे पहुँचा जाए, तो हम उसे एक ग्लोब के माध्यम से उसे अंकित कर लेते हैं और वहाँ तक पहुँचने में आसानी होती है। यानी जो पृथ्वी पर जितने भी स्थान हैं, महाद्वीप, महासागर, उनकी वास्तविक जानकारी, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम नहीं लगा सकते, तो हमने उसका एक वास्तविक प्रतिरूप बना लिया है कि हमारी पृथ्वी ऐसी होगी और इस पर, इस जगह पर ये स्थान होगा या ये महासागर इतने जगह में फैला होगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ ग्लोब के माध्यम से ग्लोब क्या होता है। देखो ग्लोब होता है इसे, ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यानी हमारी पृथ्वी कुछ इसी आकार की है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन ग्लोब में जो दिखाया उसे रोकने के लिए एक स्टैंड लगाया गया है, लेकिन जो पृथ्वी होती है वो सेम इसी की तरह होती है। अब हमने ये जाना कि ये हमारा ग्लोब यानी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर देश, महासागर, महाद्वीप, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित हैं, लेकिन अब उन तक हमें कैसे पहुँचा जाए या हम उनकी स्थिति का कैसे पता लगा सकें। तो हमें किसी स्थान की जानकारी प्राप्त हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो उसकी सापेक्षिक स्थिति से और एक उसकी वास्तविक स्थिति से। तो हमारी ये सापेक्षिक स्थिति क्या है, जैसे हम कहते हैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिण सिरे पर है, यानी भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, या भारत के पश्चिम में हमारा अरब सागर है और कुछ पाकिस्तान का भाग है। तो ये हमारी क्या हुई, सापेक्षिक स्थिति हुई, यानी किसी स्थिति के साथ लेकर हम उसका पता लगा सकते हैं। दूसरी आती है हमारी वास्तविक स्थिति। तो ये वास्तविक स्थिति क्या होती है? वास्तविक स्थिति हमने जगहों का निर्धारण करने के लिए पृथ्वी पर ही कुछ रेखाएं खींची हैं, काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें हम समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं, काल्पनिक रेखाएं भी कह सकते हैं, और उन्हें हम अक्षांश और देशांतर के रूप में निर्धारण करते हैं। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं अक्षांश। अगर आपको ग्लोब सही से दिखाई दे रहा हो, या आप अपना एक ग्लोब लेकर देख सकते हैं, जो इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर पड़ी हुई रेखाएं हैं, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। आइए अक्षांश रेखा को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये मैंने पृथ्वी, यानी ये एक पृथ्वी के आकार का एक चित्र बनाया, आकार बनाया। इस पर ये बिल्कुल हम बीचों बीच से एक रेखा लेते हैं, पृथ्वी को बीचों बीच से काटती हुई एक रेखा बोलते हैं। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुव या शून्य रेखा भी बोलते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी भू यानी पृथ्वी के और मध्य माने बीच में, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटते हुए एक रेखा को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के इस वाले भाग को बोलते हैं हम उत्तरी भाग। जो ऊपर का भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी भाग, और नीचे का दक्षिणी भाग। जो हमने ये रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, हमने केवल अपनी सुविधा के लिए, स्थानों के बारे में पता लगाने के लिए इन रेखाओं को निर्माण किया है। इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश। इन रेखाओं को, जो ये पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ये 90 डिग्री तक अक्षांश उत्तर की तरफ होते हैं और 90 तक नीचे की तरफ होते हैं। यहाँ 90 अक्षांश पर आकर, 90 अंश अक्षांश पर आकर बिल्कुल ये शून्य बराबर हो जाता है। इसमें जो सबसे अक्षांशों की तरफ बढ़ते हुए इन रेखाओं में की जो दूरी होती है वो घटती चली जाती है। अगर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तब भी ये दूरी घटेगी और दक्षिण की ओर चलेंगे
तब भी ये दूरी घटेगी, और 90 डिग्री अक्षांश पर जाकर या 90 अंश अक्षांश पर जाकर ये बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर, शून्य के बराबर हो जाती है इन अक्षांशों की दूरी। ये वाली दूरी जो होती है ये बिल्कुल बराबर होती है, केवल ये जो चौड़ाई होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, अब यहाँ चौड़ाई अधिक है तो ये सबसे बड़ी होगी। अब जब ये चौड़ाई घटती जा रही है तो ये भी छोटी होती जाती है, लेकिन इनके जो बीच की दूरी होती है ये बराबर होती है। इसे आप चांदी की सहायता से बना सकते हैं। चांदी में आपने देखा होगा कि बिल्कुल यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 तक हम जब उस पर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से ले जाते हैं तो यहाँ तक आ जाता है। तो ये हमने कुछ चांदी की सहायता से इन रेखाओं का बराबर निर्धारण किया है, यानी जो इनकी ये वाली दूरी होगी, जो इनका ये वाला गैप होता है, ये बिल्कुल बराबर होता है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? समानांतर रेखा भी बोलते हैं। जब ये ऊपर को बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर आता है 23.5 डिग्री अंश अक्षांश। इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री, सॉरी, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम? कर्क रेखा। और इसी के विपरीत हम यहाँ नीचे देखें दक्षिण में 23.5 डिग्री अंश, तो इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। बीच वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अंश दक्षिण की तरफ मकर रेखा। इसके ऊपर हम जब चलते हैं इसी तरह की रेखाएं खींचते हैं तो ये जब यहाँ पर 66.5 डिग्री अक्षांश आ जाता है, अंश आ जाता है, तो हम इसे बोलते हैं आकर्टिक वृत्त। क्या बोलते हैं इसे? आकर्टिक वृत्त। सेम इसी तरह 66.5 अक्षांश पर हम इसे बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री अक्षांश पर हम इसे बोलते हैं अंटार्कटिका। तो ये जो अक्षांश होते हैं इनसे हमें किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगता है। अगर हम भारत की बात करें तो हम किसी स्थान को इस तरह का हमने निर्धारण कर लिया और हम पूछेंगे ये जो भारत है या पाकिस्तान है किस अक्षांश के बीच में है, यानी अब क्योंकि कर्क रेखा भारत से ही होकर गुजरती है तो हम कह सकते हैं कि ये कर्क रेखा है, इसके बीचों बीच या जो ये जहाँ से गुजरती है इसके बीच में भारत भी पड़ता है। तो इस तरह से हम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं अक्षांश की सहायता से। ये अक्षांश पहले ही बताया मैंने 90 होते हैं, इनकी दूरी बराबर होती है। अब ये टोटल कितने होते हैं? अब ऊपर तो 90 अक्षांश होते हैं और नीचे भी कितने होते हैं? 90, और एक होती है बीच में। तो इनकी कुल जो संख्या होती है अक्षांशों की वो कितनी होती है? 181। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 181। 90 उत्तर की तरफ और 90 दक्षिण की तरफ। इन अक्षांशों की सहायता से हम किसी स्थान का पता लगाते हैं। दूसरी आती है हमारी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं तो पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से पड़ी होती हैं, दूसरी होती हैं देशांतर रेखाएं। तो हम इस पर वृत्त के माध्यम से जानेंगे। ये हमने एक वृत्त बनाया यानी पृथ्वी का आकार बनाया, और इस पे जो उत्तर यानी जो उत्तर है और नीचे दक्षिण है, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इन देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ये वाली, ये गैप, ये बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरे ही वृत्त में बराबर होता है। अक्षांश रेखाओं की तरह ये ऊपर को घटता नहीं जाता है, ये सेम होता है यहाँ भी और ये यहाँ जाकर एक ध्रुव से मिल जाता है। तो इस देशांतर रेखाओं की सहायता से हम और अक्षांश समय की स्थिति का भी ज्ञान करते हैं।
अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी की वास्तविक स्थिति का पता भी लगाते हैं और देशांतर रेखाओं की सहायता से स्थिति का भी पता लगता है और हमें समय का भी ज्ञान होता है। पहले समय में समय का ज्ञान करने के लिए सूर्य को देखा जाता था, यानी जब सूर्य सिर पर चमकता था तो बोलते थे दोपहर हो गई है। अब भी ऐसा ही होता है, सूर्य की स्थिति के अनुसार ही इन देशांतर रेखाओं से समय का पता लगाया जाता है। अब चूंकि सूर्य सभी जगह पर एक साथ नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। वो तो 24 घंटा यानी साल के 12 महीना एक साथ चमकता रहता है, लेकिन पृथ्वी गोल होने के कारण और घूर्णन करने के कारण यानी अपने स्थिति पर घूमने के कारण जो क्षेत्र सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता चला जाता है और जहाँ छाया होती चली जाती है यानी विपरीत होता जाता है वहाँ रात होती जाती है। तो हमें इस स्थिति के लिए समय का ज्ञान करने के लिए इन देशांतर रेखाओं को खींचा कि किस जगह पर सूर्य कितने बजे निकलता है या क्या समय हुआ है, इससे पता लगते हैं। तो जो हमें समय माना कि लंदन के पास है एक स्थान ग्रीनविच, उसके निकट से ये लिया गया है। इसे हम बोलते हैं यामोत्तर या 180 डिग्री। इसको जो ये देशांतर रेखाएं होती है इनकी गणना डिग्री में होती है और इनकी संख्या होती है 360। जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। 180 बिल्कुल बीच में मानते हैं हम और यहाँ ये लंदन के पास पड़ती है, यहाँ से ही पूरे संसार के समय का निर्धारण किया जाता है, यानी ये बिल्कुल बीचों बीच में होती है। इसमें इधर पूरब की तरफ और ये पश्चिम की तरफ, पूर्वी समय में और पश्चिमी के समय में अंतर होता है। इसमें 5.5 घंटे का अंतर होता है। यहाँ से 180 यामोत्तर यानी लंदन के पास जो ग्रीनविच है वहाँ से अगर हमारे यहाँ 12 बजेंगे यानी भारत में 12 बजेंगे तो उसकी तुलना में अगर अमेरिका या कनाडा में देखें तो हम 5:30 बजेंगे, यानी पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों की तरफ जब बढ़ते जाएंगे तो उसमें 5.5 घंटे का अंतर बढ़ता जाता है। सूर्य सबसे पहले यहाँ पर पड़ता है पूर्व में जापान, जिसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, वहाँ सबसे पहले दिखाई देता है और उसके बाद इधर को बढ़ता जाता है। उसके बाद भारत, ये भी पूर्वी देशों में आता है और लंदन के पास से जो रेखा गुजरती है यानी यूरोप महाद्वीप में, वहाँ से पश्चिमी देशों की समय की शुरुआत होती है, यानी उन देशों को पश्चिमी देश माना जाता है। इनकी टोटल संख्या 360 होती है। वृत्त पर हम जब पूरे वृत्त का जब कोण बनाते हैं गिनते हैं तो उसे भी हम 360 में गिनते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर एक जाल सा बना हुआ है, यानी ये रेखाएं इस तरह से पृथ्वी पर जाल रही हैं। पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरोध ग्लोब पर एक जाल सा बना रखा है समय और स्थिति के वास्तविक ज्ञान के लिए। इस तरह से ये बीचों बीच में, आपने अगर ग्लोब नहीं देखा है तो आप ग्लोब पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें अगर हमें वास्तविक स्थिति का पता लगाना है तो हम बताते हैं कि भारत इस देशांतर से इस देशांतर के मध्य है, यानी इस देशांतर से यहाँ मध्य है और ये ऊपर की तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ मध्य है। अक्षांशों में गिनते हैं तो इसे बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। इसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, सॉरी इसे गोलार्ध भी बोला जाता है। विषुवत रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। इन ध्रुवों को हम जो समय गिनते हैं तो वो समय हर स्थान का एक सा है, यानी हर राज्य, हर जिले का या हर देश का एक मानक समय लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ का मानक समय 22.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के पास नैनी में स्थित है। वहाँ से हमारे समय की गणना की जाती है। इसी तरह से सभी देशों के लिए, सभी देशों ने अपने अपने देश के लिए अलग अलग मानक ले रखे हैं कि हमारा जो है समय वो इस देशांतर से शुरू होता है। तो इन देशांतर को हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो हमारी जो पृथ्वी होती है, जो हमने माना है, वो 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है। जो पृथ्वी जो इस तरह से अपने अक्ष पर घूमती है, ये जो देशांतर दूरी अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ग्लोब लाकर आप देखना, ये इस तरह से जो रेखाएं हमारे ग्लोब पर दे रखी हैं, ये 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है
और इसी के अनुसार हमारा समय जो बांधा गया है बढ़ता जाता है। तो आज हमने पढ़ा ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर का यूज क्या होता है, हमारे जो पृथ्वी पर जो स्थान है उनकी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता लेते हैं। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अक्षांश और देशांतर, अक्षांशों की संख्या 181 होती है कुल और देशांतर 360 होती है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे 102 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे।